हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। 1988-89 में यूएसए के मेलन बैंक के पास 1.4 बिलियन डॉलर्स के बैड लोन्स थे। बैंक ने इन बैड लोन से छुटकारा पाने के लिए एक बैड बैंक बनाया। बैड लोन्स, बैड बैंक। इसका नाम था ग्रैंड स्ट्रीट नेशनल बैंक। ग्रैंड स्ट्रीट नेशनल बैंक। 1995 में इस बैंक को डिसॉल्व कर दिया गया क्योंकि इस बैड बैंक ने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो फुलफिल कर लिए थे। अब बैड बैंक क्या है, क्यों है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो तो सब अभिषेक बताएंगे ही। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि ये आइडिया 1988 में फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट किया गया था यूएसए में। इसके बाद बहुत से देशों ने इस आइडिया को इंप्लीमेंट किया और आप कह सकते हैं कि बहुत बार ये आइडिया सक्सेसफुल रहा। अब ऑफ कोर्स सक्सेसफुल की डेफिनेशन क्या है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको ये आइडिया सक्सेसफुल लगता है या नहीं। क्योंकि उस डिबेट में तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि ये जो आइडिया है बैड बैंक बनाने का, ये आइडिया ही फेलियर है, इसलिए ये बैंक कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। खैर, यहाँ से जो इंडिया में बैड बैंक का अनाउंसमेंट हुआ है उस सब की डिटेल्स देंगे अभिषेक। अभिषेक, ओवर टू यू। आज हम बात करेंगे बैड बैंक की, जिसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बैड बैंक बोलते हैं। और प्रॉपर एक बैंकिंग टर्म या फाइनेंशियल टर्म में बोले तो उसको असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोलते हैं या रिस्ट्रक्चर कंपनी बोलते हैं। रिसेंट अभी लास्ट वीक जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें ये प्रपोजल अप्रूव किया गया है कि एक एसेट रिस्ट्रक्चर कंपनी फॉर्म की जाएगी, जिसका बजट में भी प्रोविजन था, जिस कंपनी को नाम दिया जाएगा द नेशनल असेट रिस्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर होगी और आरबीआई में भी लाइसेंस भी अप्लाई करेगी, क्योंकि एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है। अब बेसिकली इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्या है ये, इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी सी। सबसे पहले कि जो नॉर्मल बैंक होती है उसका क्या काम होता है। बैंक आपका जो पैसा रहती आपका पैसा जो आप जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, आम लोगों का पैसा डिपॉजिट करती है, उस पर आपको इंटरेस्ट देती है, और वो पैसा वो मार्केट में दूसरे को वो लोन में देती है और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। ये बेसिकली एक बैंक का पूरा फंक्शन रहती है कि एक आदमी से पैसा लेना, उसको उस पर इंटरेस्ट देना, वो पैसे को दूसरे किसी आदमी को देना, और उससे बैंक इंटरेस्ट लेती है। अब ये नॉर्मल फंक्शनिंग रहती है। अगर ये चलता रहा कि जिसको लोन दिया है वो समय पे लोन दे रहा है, तो बैंक की फंक्शनिंग प्रॉपर चलती रहती है। अब दिक्कत कहाँ आती है कि सपोज कीजिए बैंक ने किसी को लोन दिया और वो टाइम पे पे नहीं कर पा रहा है या डिफॉल्ट हो गया है वो, तो बैंक की दिक्कत आती है, क्योंकि एक तो पैसा डूब गया और वो डिपॉजिटर की मनी थी, वो डिपॉजिटर को वापस करना है, और बैंक की इनकम भी उससे अफेक्ट होती है, क्योंकि जो वो जो सामने वाला इंटरेस्ट देता है उससे बैंक की इनकम होती है। आप ऐसे सोचिए, ऐसे करते 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 कई ऐसे कस्टमर हो गए जो डिफॉल्ट करते जा रहे हैं, जो टाइम पे लोन या तो पे रीपे नहीं कर रहे हैं, या अपनी ईएमआई टाइम पे रीपे नहीं कर रहे, या वो बिल्कुल हाथ खड़े कर चुके कि कि हम अब लोन पे नहीं कर सकते, आपको जो करना है हमारी जो असेट्स है वो आपको सीज करना है, कर लीजिए, हम लोन पे नहीं कर सकते। तब समस्या ज़्यादा खड़ी होती है। तो पिछले सालों में ये देखा गया है कि सभी बैंक, नेशनलाइज बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, उसमें इस तरह की समस्या आई थी कि बैड लोन बढ़ रहे थे, यानी ऐसे लोन जो वापस नहीं आए। बैंक ने सामने वाले को पैसा दिया, वो पैसा टाइम पे वापस नहीं आ रहा था, या वो पैसा डूब गया या कंपनी बंद हो गई। जैसे किंगफिशर आपने सुना होगा, किंगफिशर से बड़ा एक एक एग्जाम्पल है कि हजारों करोड़ किंगफिशर को, विजय माल्या को बैंकों ने लोन दिया था, बट वो लोन रीपे नहीं कर पाए, कंपनी बंद हो गई। रिसेंटली जेट एयरवेज के साथ भी ऐसा हुआ। जेट एयरवेज भी पे भी काफी बैंकों की का लोन था, बट वो कंपनी प्रॉपर नहीं हो पाई, इंसॉल्वेंट हो गई। अब उसका सॉल्यूशन निकला है, अब दूसरे बायर्स ने खरीदी है, वो अलग बात है। तो ये जो पूरी जो बैड लोन की, या जो एनपीए जिसको बोलते हैं, एनपीए की जो प्रॉब्लम बढ़ रही थी, इसके सॉल्यूशन के लिए एक बैड बैंक फॉर्म करने का एक प्रपोजल आया था, वो बैड बैंक फॉर्म हो रही है। इसके पहले क्या करती थी कि अगर प्राइवेट बैंक है तो प्राइवेट बैंक तो को जो लॉस हो रहा है एनपीए से, वो या तो कई बैंक्स बंद हो गई है, जैसे पीएनबी सबसे बड़ा एग्जांपल है। पीएनबी सॉरी, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पीएमसी सॉरी, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जो पिछले कुछ साल में बंद हुई थी।
यस बैंक की भी बीच में कुछ हालत खराब हुई थी। यस बैंक एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जिसकी एक प्राइवेट सेक्टर बैंक थी, उसके भी काफी एनपीएस बढ़ गए थे, उसकी पूरी वर्किंग इफेक्ट हुई थी। और कई गवर्नमेंट बैंकिंग की हुई, तो गवर्नमेंट बैंक को रेस्क्यू करने के लिए तो सरकार आ जाती, सरकार उनको रिकैपिटलाइज करके, यानी सरकार उसमें और पैसा डाल के उन बैंकों को बचा लेती थी। अब आया है कि अब हम बैड बैंक फॉर्म करेंगे। अब ये बैड बैंक करेगी क्या? जो ये जो कंपनी बनेगी, ये कैसे काम करेगी, मैं आपको एक वो स्लाइड से बताता हूँ मैं। ये आपके रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन पे दो ग्राफ दिख रहे हैं, जो बता रहा है कि ओवर द टाइम पिछले कुछ सालों में एनपीएस किस तरफ से बढ़े हैं। जो राइट हैंड साइड पे वो बता रहा है कि जो टोटल बैंकों ने लोन दिया है उसमें से कितने परसेंटेज ऑफ लोन एनपीए हुए। अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें, जो 20 मार्च 20 में खत्म हुआ था, तो टोटल जो एनपीए था, जो टोटल लोन दिया था बैंकों ने, वो 11.2 था। अभी के जो फाइनेंशियल ईयर में 7.5 आया है। अब देखते हैं कि ये बैड बैंक है क्या। ये आपके आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इसमें पूरी बेसिकली समरी है कि ये जो बैड बैंक फॉर्म होगी, द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NARCL, ये करेगी क्या। बेसिकली ये करेगी कि जो बैंकों के बैड लोन्स या बैड एसेट्स है या एनपीए है, वो ये कंपनी खरीद लेगी। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल कि किसी बैंक ने किसी को होम लोन दिया हुआ है सर्टेन प्रॉपर्टी पे, बट जिसने लोन लिया वो रीपे नहीं कर पा रहा है काफ़ी टाइम से, तो बैंक क्या करेगी, उस प्रॉपर्टी को, ये जो ये एसेट रिस्ट्रक्चर कंपनी बनने वाली, उसको वो बेच देगी। उसके बदले में सपोज उसकी वैल्यू, अगर जितनी वैल्यू है उसमें से 15% कैश के फॉर्म में वो जो बैंक है उसको अपफ्रंट दे देगी ये कंपनी, कि ट्रांसफर की वो असेट इस रिस्ट्रक्चर कंपनी को, वो तुरंत 15% उस कंपनी उस बैंक को जितनी वैल्यू है, वो वैल्यू पूरी ये असेट रिस्ट्रक्चर कंपनी उस बैंक को पे कर देगी। बाकी के 85% वो बाद में पे करेगी, उसके अगेंस्ट में एक सिक्योरिटी देगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहेगी, वो बैंक को देगी। उसके बाद ये जो असेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी है, वो ये उसका काम ये रहेगा कि वो कोशिश करे कि वो लोन रिकवर कर सके, या तो जिसने लोन लिया है वो या तो लोन रीपे कर दे, या उस असेट को सेल करके वो जो भी जितना लोन दिया है वो उतना अमाउंट पर रिकवर कर सके। अगर वो किसी तरह से ये जितना अमाउंट लोन दिया हुआ वो रिकवर कर पाती है एसेट का रिस्ट्रक्चर कंपनी, इधर या तो जिसने लोन लिया वो रीपे कर दे, या वो असेट को सेल करके रीपे जो पैसा आएगा तो उससे उससे उसको जो पैसा मिलेगा उससे उसको पैसा मिले। तो जब ये पूरा असेट सेल हो जाएगी और या सामने वाला लोन रीपे कर देगा, तो बाकी के रिमेनिंग 85% वो फिर तब बैंक को ट्रांसफर करेंगे। इन केस ये कंपनी भी है वो उस असेट से जो लोन दिया हुआ है उसका अमाउंट अगर रिकवर करने में फेल होती है, तो गवर्नमेंट ने इस ये पूरी जो स्कीम है, इसमें 30,600 करोड़ की एक सिक्योरिटी दी है, ये ऐसा गारंटी है। ये 30,600 करोड़ रुपए ऐसे गारंटी रहेंगे। इन केस अगर ये रिस्ट्रक्चर कंपनी है जो बैड बैंक है, ये भी प्रॉपर्टी को सेल करके किसी तरह से वो लोन रिकवर करने में फेल होती है, तो ये 30,600 करोड़ में से जो 85% पैसा है वो बैंक को दिया जाएगा। अभी सरकार ने केवल 100 करोड़ रुपए इस बैंक को दिए ऐसे वर्किंग कैपिटल, बाकी ये 30,600 करोड़ रुपए ऐसे सिक्योरिटी रहेंगे, ये भी नहीं दिए गए। पहले तो जो एसेट रिस्ट्रक्चर कंपनी वो कोशिश करेगी कि वो उस असेट से किसी तरह से जितना लोन अमाउंट है वो रिकवर कर सके। अगर वो फेल होती है तो फिर ये बैंक को इसमें से बैंक को पे किया जाएगा। हाँ, अब इसका फ़ायदा ये है कि सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जो बैंकों के जो बैलेंस शीट पे जो एक बैड लोन या एनपीए रखा हुआ है, वो पूरी तरह सड़ जाएगा, क्योंकि इन्होंने सारा अपना एनपीए बैंक ये एसेट रिस्ट्रक्चर कंपनी को दे देगी, और एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी अपफ्रंट 15% तो कैश दे देगी इनको, और बाकी की एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी। तो यानी बैंकों को ये हो जाएगा कि जो हमारा पैसा डूब सकता था वो डूबेगा नहीं, 15% कैश मिल गया है, और बाकी का 85% आगे ना जाके हमें मिलेगा, या तो एसेट सेल हो जाएगी तो मिलेगा, या तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है 30,600 करोड़ की, उसमें से हमें मिल जाएगा। अब इसका फायदा ये है क्योंकि अगर किसी भी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी रहती है, कोई भी एसेट ऐसी रहती है कि जिसमें लोन डिफॉल्ट हुआ है, उसको बेच के या किसी दूसरी तरह से उसमें से जो लोन दिया है उसको रिकवर करना है, ये काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। इसमें देखें तो काफ़ी लीगल कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कई बार कोर्ट केसेस चलते हैं, सालों साल लोग कोर्ट केसेस चल जाते हैं, तो बैंक उसी में उलझी रहती है। तो बैड बैंक का यही फायदा है कि सारी बैंक अपनी जो भी बैड असेट है उसको सब क्लियर कर देगी,
बैंक आपका जो डेली काम है, जो मेन काम है, उस पर ध्यान देगी। और ये डेडिकेटेड कंपनी रहेगी जिसका काम यही है कि जो जो बैड असेट्स है या जो बैड लोन है उनको रिकवर करना। तो इससे ये हो सकता है कि एक आपने डेडिकेटेड कंपनी बना दी जिसका काम ही यही है कि आपको बैड असेट या बैड लोन में इसको रिकवर करना है। तो ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो बैड लोन्स है उनको रिकवर कर पाएंगे। बट दूसरी तरफ जो इसके क्रिटिक्स है, जो उसकी आलोचना कर रहे थे, शोएब ने भी एग्जाम्पल दिया, यूएस में फॉर्म हुई थी एक बैड बैंक, वो फेल क्यों हो गई थी। कि ठीक है, अभी तो आप आज के समय में तो अपने अपने बैलेंस शीट पे जितने बैड लोन है वो क्लियर कर देगी, बट आगे जाके कोई लोन बैड लोन में या एनपी में कन्वर्ट नहीं हो, उसकी क्या गारंटी है, उसके लिए क्या मैकेनिज्म है। उसके लिए बैड बैंक सॉल्यूशन नहीं, बैड बैंक अभी टेम्परेरी सॉल्यूशन है। बट लॉन्ग टर्म में आपका कोई भी असेट एनपीए फॉर्म नहीं हो, इसके लिए बैंकों को अपने लेवल पे कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे। वो जरूरी है। वो बैड बैंक बनाने से वो जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है वो नहीं निकल सकता है। प्रोसेसेस में प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स जब होते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे, कंपनीज लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे, कि कुछ भी चीज की कोई एक प्रोसेस बनी हुई है और उसे आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो आप कुछ नया प्रोसेस लेके आ जाइए, एकदम प्रोसेस को रीडिफाइन कर दीजिए। या फिर सेकंड होता है जिसे कहा जाता है कि प्रोसेसेस पर बैंडेज लगाना, कि ठीक है टेम्परेरीली तो ये प्रोसेस में ये इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, इस पे अपन ये बैंडेज लगा देते हैं। तो वहीं पे यहाँ पे जो थॉट्स लोगों के अलग अलग होते हैं वो यही होते हैं कि कुछ लोगों का ये कहना होता है कि ये एकदम नई चीज है, ये नया बैड बैंक है और सारा बैड लोन इस बैंक में जा रहा है, तो ये दिस इज लाइक डिफाइनिंग ए न्यू प्रोसेस। लेकिन कुछ लोगों का कहना होता है, जैसा अभिषेक ने भी बताया, कि अगर आगे जाके बैड लोन्स हुए तो फिर आप क्या करेंगे। तो उन्हीं लोगों का ये कहना होता है कि ये कोई नई चीज नहीं है, ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उस पर आप एक बैंडेज लगा रहे हैं और जो थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वापस आगे चल के वो चोट ना लगे। तो इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।